हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है हमारा। तो रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सारे नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे कंबाइन होकर हमारे रियल नंबर्स बनाते हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये नंबर हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, आगे इवन नंबर, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना ये रेशनल नंबर्स के अंडर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं। तो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर आगे जो 2, 3, 4, 5 प्लस इनफाइनाइट के 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर्स में 1 से लेकर जो प्लस इनफाइनाइट के बीच के जो सारे नंबर्स आते हैं उनमें हम फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते। दूसरा जो हमारा नंबर आ जाता है ये है होल नंबर। तो यहाँ पे 0 से लेकर जो प्लस इनफाइनाइट के बीच का जो सारा नंबर आता है ना वो हमारा होल नंबर्स होते हैं। इसमें भी हम फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर आ जाता है वो हमारा हो जाता है इंटीजर। तो इंटीजर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच सारे जो नंबर्स आते हैं एक्सेप्ट फ्रैक्शन वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं और एक इंटीजर हमारा हो जाता है जो 0। तो इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, 0 हमारा इंटीजर्स नंबर में आता है और फिर हमारा पॉजिटिव नंबर्स जो सारे होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवन नंबर। तो वो सारे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही आगे आते रहेंगे। तो ये सारे हमारे इवन नंबर हो गए। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हो जाता है हमारा ऑड नंबर्स। तो वो सारे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो वो हमारे ऑड नंबर्स के अंडर आते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे आते रहेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट वाला जो नंबर आता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर जो 1 या खुद के अलावा और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें एक चीज नोट करने लायक है कि प्राइम नंबर्स जो पहला प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2 और जो इवन एक ही हमारा इवन प्राइम नंबर होता है वो हमारा 2 होता है। और भी जितने सारे नंबर्स होते हैं ना, जितने सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स के अंडर आते हैं वो सारे हमेशा ऑड नंबर होंगे। और एक चीज और इसमें नोट करने लायक है कि कभी भी 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे किसी भी 2 प्राइम नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा उसका प्रोडक्ट आएगा वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर को हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं तो उसको हम बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर इज को प्राइम विथ सेकेंड नंबर इफ देयर इज ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। तो इसको हम चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला नंबर 14 है और दूसरा नंबर है हमारा 15। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो देखते हैं 14 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 7 और 15 का अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 1 इंटू 3 इंटू 5। तो इन दोनों को फैक्टराइजेशन में हम देख सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो 14 इज को प्राइम विथ 15, या हम बोल सकते हैं कि 14 और 15 ये एक प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है कंपोजिट नंबर।
तो कंपोजिट नंबर हम बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा कम से कम एक और नंबर से डिविजिबल हों, वो हमारे हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हम एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 6, तो 6 किससे किससे डिविजिबल होगा? ये पहले 1 से डिविजिबल होगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा, फिर 3 से डिविजिबल होगा, और 6 से तो डिविजिबल होगा ही। तो ये 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। इसके अलावा ये 2 और नंबर से डिविजिबल है, जो कि है 2 और 3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। हाँ, तो चलिए देखते हैं अब हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो सारे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू या फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, वो सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारे ये रेशनल नंबर है p बाई क्यू, तो यहाँ पे जो p होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा, q भी हमारा एक इंटीजर होगा, और q कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम आगे यहाँ पे रेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमारा जो रेशनल नंबर हो सकता है वो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन दोनों को, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो रेशनल नंबर है वो 7 डिवाइडेड बाई 5 है। तो इसको हम 7 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1 5 2, यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जा रहा है, मतलब 5 को हम 7 से जब डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, और इसकी वैल्यू जो आ रही है 1.4 आ रही है क्वेश्चन की वैल्यू। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में हम देखेंगे कि इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। तो जब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आता है। तो जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 1 यहाँ पे डेसिमल लगाया तो 0 आ गया यहाँ, 3 3 जा 9। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से जितनी बार भी हम डिवाइड करते जाएंगे हमेशा यहाँ पे एक 3 आता जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ आगे 3 आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 10/3 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स के अंडर आता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3, ऊपर ये बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है वो आगे रिपीट करता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इरेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। तो जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा हो जाता है π√2 एक्सपोनेंशियल। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स के अंडर में आते हैं। तो 3 बेसिकली कैलकुलेशन में हम पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.14। इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो रैंडमली आते रहते हैं, और √2 की वैल्यू भी हम कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं 1.41। तो आगे भी इसके बहुत सारे रैंडम नंबर आते रहते हैं जो जिन्हें हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम आगे के नंबर्स को यूज करेंगे। वैसे ही ई की एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है वो हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन में 2.71, बट आगे भी बहुत सारे नंबर्स रैंडमली आते रहते हैं। तो हम कैलकुलेशन में इसको इतना ही यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं, तो 2 और पॉजिटिव इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली q और r जो होते हैं वो हमारे कोशेंट और रिमाइंडर होते हैं जब हम a को b से डिवाइड करते हैं।
तो हमें पता है कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है या डिवाइजर से छोटी हो सकती है, और जो डिवाइजर का वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज हम करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हों तो उनका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। तो मान लीजिए हमारे पास पहला नंबर है 7 और दूसरा नंबर है 45। तो हम इस दोनों का यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो 45 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 42। यहाँ पे हमारा आ गया 3। तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर आया तो हम पहले चेक करते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 आया है कि नहीं। अगर 0 नहीं आया है तो उस रिमाइंडर को हम एज ए डिवाइजर यूज करेंगे, और जो लास्ट वाला डिवाइजर है उसको हम एज ए डिविडेंड यूज करेंगे। तो हम जब 3 को फिर से अब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 6 1। अब फिर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर ये जो रिमाइंडर है उसको हम एज ए डिवाइजर यूज करेंगे, और जो लास्ट वाला जो हमारा डिवाइजर है उसको हम एज ए डिविडेंड यूज करेंगे। तो 1 से हम डिवाइड करेंगे फिर 3 को, तो ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है हमारा वो हमारा 0 आ चुका है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा वो हमारा हो जाएगा HCF। तो हमारा 7 और 45 का HCF जो आ गया है वो हमारा 1 है। तो इसको हम इस इक्वेशन पे भी पुट करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं 45 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 3। फिर हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर 3 को लिख सकते हैं हम 1 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पे जो हमारा ये R की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी ना वो हमारा हो जाएगा HCF। तो ये हमारा यूक्लाइड डिवीजन मेथड से हमने ये 2 पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ हो तो हम कैसे उसका HCF फाइंड करेंगे, ये मेथड हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। सो बेसिकली एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। और जो लेमा जो होता है वो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे जो यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम है वो हम यूज करते हैं किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स अगर हमें दिए हों तो उनका HCF कैसे फाइंड करना है, उसका HCF फाइंड करने के लिए हम यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 6 है और दूसरा है 40। तो हम इसको फाइंड करना है, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो देखते हैं कि यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम इसका HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 40 को हमने डिवाइड किया 6 से, तो ये आ गया 6 से 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। अब रिमाइंडर हमारा 4 बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो करेंगे कि अगर जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो जो लास्ट वाला डिवाइजर है उसको हम एज ए डिविडेंड यूज करेंगे, और जो रिमाइंडर है उसको हम एज ए डिवाइजर यूज करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये आ जाएगा हमारा 2। और फिर नेक्स्ट स्टेप में भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, तो फिर हम जो लास्ट वाला जो डिवाइजर है उसको हम एज ए डिविडेंड यूज करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ गया है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है वो हमारा किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF होता है।
तो हम बोल सकते हैं कि 6 और 40 का जो HCF आएगा वो हमारा होगा 2। अब हम इसको इस इक्वेशन में भी पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम 40 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 प्लस 4, उसके बाद 6 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो जो लास्ट वाला जो B है ये हमारा हो जाता है HCF।